हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है भारत में भूमि सुधार। भूमि सुधार से अभिप्राय है भूस्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूमि सुधार से ये अभिप्राय है कि जो भूस्वामित्व है, लैंड होल्डिंग्स है, उसका क्या करना, उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूधारिता लैंड होल्डिंग्स को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। अंग्रेज शासन से पूर्व अर्थात मुगल काल में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। तो जब मुगल काल में क्या था कि जो भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसके पास था, किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। कृषकों को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक था जब तक कि वो अपने स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ, मतलब जो अनाज का हिस्सा देता रहा। तो कृषक को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक ही था कि जब तक वो क्या अपने स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ, मतलब अनाज का जो हिस्सा था वो देता रहता था। औपनिवेशिक का शासन काल में विभिन्न ब्रिटिश नीतियां उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी एवं ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इसलिए उन्होंने भू राजस्व प्रणालियां शुरू की, जैसे जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था। इन सभी का मूल उद्देश्य क्या था? अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इस प्रकार प्रचलित नीतियों एवं व्यवस्थाओं के कारण भूस्वामित्व का असंतुलन वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिए एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिए भू सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। भूमि सुधार के माध्यम भूमि सुधार के माध्यम कृषि उत्पादन को बढ़ाने एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसर सृजन करने, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देने एवं भूमि का प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग करने जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए। भूमि सुधार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन के कारकों में आवश्यकतानुसार सुधार करना है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम हो सके। कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता मुख्य दो तत्वों पर निर्भर करती है। कृषि में उत्पादकता दो तत्वों पर निर्भर करती है। ये जो भूमि सुधार के माध्यम से क्या क्या करना था कि जो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो जो कृषि उत्पादक को बढ़ाने के मुख्य तत्व थे, एक हो गया संस्थागत सुधार, दूसरा हो गया तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार में हो गया जैसे महत्वपूर्ण है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भूस्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी, सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा, खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना, लगान में कमी हो गया, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा। तकनीकी सुधार में हो गया जैसे कृषि का आधुनिकरण हो गया, उत्तम किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का उपयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था व अच्छी वितरण व्यवस्था। तो ये हो गया जो उत्पादकता के जो मुख्य तत्व हैं उनमें हो गया संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व व्यवस्था। फर्स्ट हो गया इजारेदारी व्यवस्था। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिगस ने बंगाल में 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। यह एक पंचवर्षीय व्यवस्था थी जिसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन 1977 में पंचवर्षीय ठेकों को वार्षिक कर दिया। दूसरा हो गया अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से अस्थायी बंदोबस्त आरंभ की। यह व्यवस्था बंगाल हो गए, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों को वसूले गए कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देते थे। शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसे उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत ये था कि जमींदार किसानों से वसूले गए, जो जमींदार थे वो किसानों से वसूले गए जो रकम थी उसका 10/11 भाग किसको देते थे? कंपनी को देती थी और 1/11 भाग स्वयं को रखते थे। यदि कोई जमींदार क्या निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा
करता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम की जाती थी। उसके बाद हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। सन 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई व असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई, जिसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। उसके बाद हो गया महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। तो इस जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या था, किसानों को भूमि के से बेदखल करने का अधिकार था। जो महालवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या था कि लगान का निर्धारण संपूर्ण महाल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे महालवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत भूमि का कुल 30% सम्मिलित था। अब हो गया स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति। ब्रिटिश राज में किसानों के पास उनकी जमीनों का स्वामित्व नहीं था, जिस पर वे खेती करते थे। जमीन का मालिकाना हक किसके पास था? जमींदारों, जागीरदारों आदि के पास होता था। इसकी वजह से क्या था कि स्वतंत्र भारत में सरकार के समय कई गंभीर मुद्दे उत्पन्न हुए, जो चुनौती बनकर खड़े हो गए। भूमि पर मध्यस्थों का प्रभाव और कुछ लोगों का स्वामित्व था, जिनको स्वयं कृषि कार्य करने में कोई रुचि नहीं थी। काश्तकारों का शोषण लगभग प्रत्येक जगह पर किया जाता था, जिसमें काश्तकारी अनुबंध की जब्ती एक सामान्य घटना थी। भूमि रिकॉर्डों की दशा क्या थी? खराब थी। स्वतंत्रता पूर्व फलस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हुई। वाणिज्य खेतों के लिए भूमि का बहुत छोटे भागों में विभाजन करना कृषि क्षेत्र की एक अन्य समस्या थी। स्वतंत्रता पश्चात की स्थिति। जेसी कुमारपन की अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। कुमारपन समिति द्वारा कृषि में व्यापक सुधार हेतु उपायों की सिफारिश की गई। स्वतंत्र भारत में क्या था? भूमि सुधारों के 4 घटक थे। एक हो गया मध्यस्थों का अनुपालन, दूसरा हो गया काश्तकारी सुधार, तीसरा हो गया भू स्वामित्व की सीमा तय करना, चौथा हो गया भू स्वामित्व की चकबंदी। फर्स्ट हो गया मध्यस्थों का उन्मूलन। प्रथम महत्वपूर्ण कानून जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन था, जिसके द्वारा कृषकों और राज्यों के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया। यह सुधार अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत प्रभावी था, जो अधिकांश क्षेत्रों में जमींदारों के अधिकारों को समाप्त करने और उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को कमजोर करने में सफल रहा। लाभ क्या हुए इसके? जमींदारी प्रथा के मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त होगी जिस पर वे कृषि करते थे। मध्यस्थों के उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण के लिए अधिक से अधिक भूमि को सरकारी कब्जे में लिया गया। देश में बंजर भूमि और मध्यस्थों के निजी वनों का काफी क्षेत्र खेती योग्य था। मध्यस्थों के कानूनी उन्मूलन से किसान सीधे सरकार के संपर्क में आ गए। इससे कुछ हानियां भी जमींदारी उन्मूलन से ये हो गया। जैसे हालांकि जमींदारी उन्मूलन से जमींदार वाद काश्तकारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाए, कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था जारी रही। इसकी वजह से बहुस्तरीय कृषि संरचना पर मौजूद जमींदारी केवल सिर स्तर पर हट गई। इसके कारण बड़े पैमाने पर भूमि निष्कासन हुआ, जिसके कारण कई सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। मुद्दे हो गए जैसे ये जमींदारी प्रथा उन्मूलन या मध्यस्थों का उन्मूलन से जम्मू कश्मीर एवं वेस्ट बंगाल में ने उन्मूलन को वैध करार दिया था तथा अन्य राज्यों में मध्यस्थों को बिना सीमा के व्यक्तिगत कृषि भूमि एवं स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति प्रदान थी। उसके बाद हो गया काश्तकारी में सुधार। जमींदारी उन्मूलन नियम पारित करने के पश्चात अगली बड़ी समस्या काश्तकारी विनिमय थी। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किए जाने वाला भूमि कर पूरे भारत में 35% और 75% सकल के बीच था। भूमि कर को विनियमित करने के लिए पेश किए गए काश्तकारी सुधार काश्तकारों को कार्यालय की सुरक्षा और स्वामित्व प्रदान करते हैं। कृषकों द्वारा देय किराए को विनियमित करने के लिए
1950 के दशक की शुरुआत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पाद स्तर का 20 से 25% तक भूमि कर निर्धारित किया गया था। इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भूमि कर के विनियमन करने का प्रयास किया। तो काश्तकारी में सुधार ये हो गए, जैसे ये पॉइंट हो गए। और पॉइंट ये है, जैसे वेस्ट बंगाल और केरल में कृषि संरचना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिससे काश्तकारों को भूमि का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद हो गया मुद्दे हो गए, अधिकांश राज्यों में इस कानून को कभी कभी भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। योजना के दस्तावेजों पर बार बार बल देने के बावजूद कुछ राज्य काश्तकारों के स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए कानून पारित नहीं कर सके। तीसरा हो गया भू स्वामित्व की सीमा। तीसरा सुधार, भू सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख श्रेणी थी लैंड सीलिंग एक्ट की थी। भू स्वामित्व पर सीमा को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिससे अधिक भूमि पर कोई भी कृषक अथवा कृषक परिवार स्वामित्व नहीं रख सकता। इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में निहित भू स्वामित्व में कमी करना था। वर्ष 1942 में क्या हुआ कि कुमारप्पन समिति ने भूमि के अधिकतम आकार जमींदारों के पास को लेकर सिफारिश की। यह एक परिवार की आजीविका के लिए आवश्यक सीमा से 3 गुना अधिक था। वर्ष 1961-62 तक क्या हुआ कि सभी राज्यों ने लैंड सीलिंग एक्ट पारित कर दिए गए थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह सीमा अलग अलग थी। राज्यों में एक रूपता लाने के लिए 1971 में एक नई भूमि सीमा नीति बनाई गई थी। वर्ष 1972 में विभिन्न क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, उनकी उत्पादकता और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर अलग अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दिशा निर्देश में सबसे अच्छी भूमि की सीमा 10 से 18 एकड़, द्वितीय श्रेणी की भूमि की सीमा 18 से 27 एकड़ और शेष भूमि सीमा 27 से 54 एकड़ थी। लेकिन पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में भूमि की सीमा इनसे थोड़ी अधिक थी। इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक परिवार के स्वामित्व वाले अधिशेष भूमि तय सीमा से अधिक की पहचान और उसका अधिग्रहण करना था। वैसे इसे भूमिहीन परिवारों एवं अन्य अनुसूचित श्रेणियों जैसे एसटी एससी के भूमिहीन परिवारों को पुनर्वितरित करना था। भू स्वामित्व की चकबंदी। चकबंदी का अर्थ है खंडित भूमियों को एक भूखंड के रूप में पुनर्गठित या पुनर्वितरित करने से है। तो चकबंदी हो गया, जैसे अलग अलग जगह पर किसी की भूमि है तो उन भूमियों को क्या करना चाहिए, जैसे किसी आदमी के पास डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भूमि है तो उन भूमि को क्या करना चाहिए, उस आदमी को किसी एक जगह पर भूमि दे देना उस अलग अलग जगह जो भूमि है उसके बदले में। गैर कृषि क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और रोजगार के कम अवसरों ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया, जिसके कारण भूमि के विखंडन की प्रवृत्ति में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जनसंख्या बढ़ी तो जिससे क्या हुआ कि आ, किसी आदमी के एक बच्चे थे तो उसको उस भूमि को दो करने पड़े, दो दो या तीन चार टुकड़े जिसके जितने भी थे। तो वैसे वैसे क्या हुआ, खंड क्या हुआ डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बढ़ गया। इससे भूखंडों की सिंचाई और देख रेख करना क्या हो गया, कठिन हो गया। तो इससे क्या क्या कि उन्होंने अलग अलग जो भूखंड थे तो उसको एक जगह पर, किसी को एक जगह पर दे दे, किसी को दूसरी जगह पर पूरी भूमि दे दी गई उस जगह की। तो इससे क्या हुआ कि चकबंदी हुई। चकबंदी के कारण सबको एक भूखंड के रूप में दे दिया। इसी कारण से भूमि की चकबंदी शुरू हुई। इस अधिनियम के तहत गांव के कृषकों को भूमि के छोटे भूखंडों के को एक बड़े टुकड़े भूमि की खरीद या विनिमय द्वारा मिला दिया जाता था। भूमि चकबंदी के लिए तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर सभी राज्यों में कानून बनाए गए। भूमि की चकबंदी करवाना पंजाब और हरियाणा राज्य में क्या था, अनिवार्य था, जबकि अन्य राज्यों में चकबंदी भूस्वामियों की सहमति से स्वैच्छिक आधार पर की गई। तो भूमि का चकबंदी पंजाब और हरियाणा में कराना क्या था, अनिवार्य था, जबकि अन्य राज्यों में भूस्वामित्व के सहमति के स्वैच्छिक आधार पर। लाभ क्या हुए इससे, भूमि जोत का कभी खत्म न होने वाला विखंडन रोका गया। इससे किसान अलग अलग स्थानों की बजाय भूमि एक ही जगह पर सिंचाई तथा कृषि करने लगे, जिससे समय व श्रम की बचत हुई। इस भूमि सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई।
शकबंदी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो भारत में भूमि सुधार के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।